नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। कयामत की रात आ गई है दोस्तों। ये 12 घंटे कैसे बीतेंगे ये वो कैंडिडेट जानते हैं जिनकी किस्मत ईवीएम में बंद है। ये वो पार्टियां जानती हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की है। ये वर्कर जानता है जिन्होंने कैंडिडेट्स के लिए 40 डिग्री टेम्परेचर की परवाह नहीं की। और कल जब नतीजे आएंगे तो कौन सुकून से सो पाएगा, कौन जश्न मनाएगा, किसका मंगल होगा और किस पे मंगल भारी पड़ेगा, बेहद दिलचस्प रहेगा। क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें, मैं बार बार कहता हूं, 2024 के लोकसभा चुनाव पर लगी हुई है। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं या फिर विपक्ष का दावा सच साबित होने जा रहा है। जो विपक्ष ने कहा है, सिद्धू मूसेवाला का गाना उन्होंने उदाहरण के तौर पर यूज किया और 295 का नंबर बता दिया। दोस्तों, 295 या 350 या 400 पार एग्जिट पोल आ चुके हैं। सबने एग्जिट पोल के अनुमान देखे हैं, लेकिन ये अनुमान सच साबित होंगे या नहीं होंगे, ये बेहद गंभीर बात है। इसको देखना होगा। सबकी निगाहें, पूरे देश की निगाहें और इंतजार कल सुबह तक के लिए टिका हुआ है। पूरा देश जानना चाहता है। तैयारियां पार्टियों की ओर से आज जेपी नड्डा के घर पे बड़ी बैठक हुई है, भारतीय जनता पार्टी की और उसके घटक दलों की, और साथ में बड़ी बैठक हुई है विपक्ष की पार्टियों की ओर से। दोस्तों, ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कल नतीजे आने वाले हैं। 2019 के बाद 5 साल इंतजार करने के बाद जिन्होंने वोट डाला है वो जानना चाहते हैं कि उन्होंने जिसके हक में वोट डाला है क्या वो सफल हुआ है। देश की बागडोर कौन संभालने जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। हरियाणा में भी 10 सीटों पर 200 से ज्यादा प्रत्याशियों की किस्मत दांव पे लगी हुई है। क्या होगा ये तो अब अनुमान लगाने का भी फायदा इसलिए नहीं है कि कल सुबह 11-12 बजे तक स्थिति साफ, स्पष्ट और शीशे की तरह चमकीली दिखाई देने लगेगी। नवीन धमीजा जी हमारे साथ है। हमने इस चुनाव को लेकर लगातार, जब से इलेक्शन कमीशन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके बाद प्रचार शुरू हुआ और हम लगातार फील्ड में बने रहे, आपके साथ बने रहे और आपका साथ हमें बेहद मिला भी, आपका बेहद प्रेम भी हमें मिला। नवीन जी, स्वागत है। एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते आपने पूरा चुनाव कवर किया, लोगों से मिले, नेताओं से मिले और अब नतीजे का दिन है। एक किस्म से ये मान के चले कि नतीजा हमारा भी आने वाला है। हमने भी कल एक प्रेडिक्शन की थी, हमने बताया था कि हरियाणा में किसको कितनी सीटें मिलने जा रही है और ये अनुमान हमने अपने सर्वे के आधार पे जताया था, ये अनुमान हमने अपने अनुभव के आधार पे जताया था। अब क्योंकि अनुमानों पे बात करना जो है वो ऐसा लगता है कि क्या होगा ये बात करते करते अब लोग शायद बोर भी होने लगे। अब तो उनको ये लगता है कि बस जल्दी से सुबह पेटियां खुले और नतीजे आने लगे। डवास जी, जब बच्चा एग्जाम दे करके आता है जी तो अपने साथियों के साथ बैठ करके वो एक बार उसकी समीक्षा करता है कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर दिए, कौन कौन से जवाब दिए। चाहे वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठता है, अपने टीचर के साथ बैठता है। बिल्कुल, आपने बहुत सटीक उदाहरण दिया। तो वो भी एक बार देखता है कि रिजल्ट आएगा तो मेरे कितने नंबर आएंगे, मैं पास हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा या मैं टॉपर रहूंगा, भाई कहां पर मैं खड़ा रहूंगा। इसी तरीके से जैसे परीक्षा में बच्चा करता है उसी तरीके के परिणाम कल आने हैं। उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, चंद घंटे बाकी रह गए। अच्छा, एक वक्त आने के बाद वो बच्चा भी उस पेपर को जो है साइड में रख देता कि जो होगा देखा जाएगा। अब इससे ज्यादा मैं इसका गुणा भाग नहीं कर सकता। गुणा भाग लगाने के बाद फिर वो मस्त हो जाता है। वो कहता है अब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का इंतजार करते हैं। तो अब वो रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ घंटे रह गए हैं, कुछ लम्हे रह गए हैं। आज की रात बाकी है और कल जो है सुबह ईवीएम खुलेगी
और गिनती शुरू होगी और परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। रामानंद सागर की रामायण में जब युद्ध से पहले की रात होती थी तो एक बड़ा मशहूर गीत आजकल भी जब भी कोई बड़ा दिन होता है और बड़ा कोई फैसला आना होता है तो वो प्रोमो के तौर पे अलग अलग टीवी चैनल उसको यूज करते हैं कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। अब अंतिम रात तो है, देखो परिणाम आने वाले, अंतिम रात है। भारी किसके लिए होगी ये देखना होगा। हाँ, किसके लिए भारी होगी, किसके लिए सुखदाई होगी, किसके लिए लाभदायक होगी, ये कल पता चलेगा। लोग इंतजार वाकई में कर रहे हैं टीवी चैनलों की ओर से, लगातार होर्डिंग्स और अपना ये टीआरपी का भी गेम होता है। देखिए जो एग्जिट पोल आए, ये एग्जिट पोल कितने सही होंगे, कितने इनका अनुमान सटीक बैठेगा या विपरीत होगा, ये बाद की बात है, लेकिन टीआरपी भरपूर बटोरी तमाम चैनलों की ओर से, तमाम अखबारों की ओर से ये कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा दर्शकों को खींच सके। सारा देश लगा हुआ था कि आखिर किसकी चुनाव में किसकी सरकार आ रही है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या हमारे पुराने प्रतिनिधि आएंगे, पुराने सांसद आएंगे, या उनके नए चेहरे बदले गए हैं, नए सांसद आएंगे, ये कौन मंत्री जीतेगा, कौन हारेगा, क्या प्रधानमंत्री फिर से मोदी बनेंगे या कोई बदलाव आएगा, दोबारा से एनडीए की सरकार बनेगी, भारतीय जनता का बनेगी, पार्टी की बनेगी, या कांग्रेस और विपक्ष जिस तरीके से कह रहा है कि 295 सीटें लेंगे, आखिर इस बार क्या होने जा रहा है। क्योंकि चुनाव इस बार बड़े टक्कर के चुनाव थे और हरियाणा में नहीं, सारे देश की हालत ऐसी नजर आ रही थी कि चुनाव हर स्टेट में देखिए, बिहार जब से इलेक्शन शुरू हुआ, नीतीश कुमार हालांकि वापस चले गए, एनडीए का हिस्सा बन गए, इंडिया का देखिए इंडिया का जब गठबंधन बना तो उन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी इंडिया गठबंधन को बनाने में, और उसके बाद वो वापस एनडीए में चले गए। उसके बाद जब एनडीए में गए तो नीतीश कुमार के जाने के बाद भी लोगों को ये भरोसा नहीं हो रहा था कि बिहार में एनडीए वापस से 40 में से 39 सीटें जीत लाएगा। हालांकि जो एग्जिट पोल आया है उसमें आसपास का ही फिगर दिया गया है, लेकिन अभी भी लोग फोन करके मुझसे मतलब जब से परसों से एग्जिट पोल आया, परसों से लेके अब तक दर्जनों फोन ऐसे आ चुके हैं कि क्या ये एग्जिट पोल सही है। अब नतीजे तो कल आने वाले हैं, एग्जिट पोल सही है या नहीं है कल पता चल जाएगा। इसी तरह महाराष्ट्र में 48 में से गठबंधन ने 2019 में 42 सीटें जीती थी, नवीन जी। इसी तरह कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें जीती थी, राजस्थान में 25 की 25 जीती थी, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को, एक छिंदवाड़ा की आप मान लीजिए कि कांग्रेस के हिस्से में गई। उसके बाद दिल्ली में 7 की 7 सीटें थी, दिल्ली में 7 की 7, हरियाणा में 10 की 10, हरियाणा में 10 की 10, ठीक है। और बंगाल में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था, 18 सीटें आई। बंगाल में 18 सीटें आ गई थी, ये बहुत बड़ी बात थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो सवाल ये है कि क्या 39-40 में से 48 में से 42 महाराष्ट्र में, 18 बंगाल में, 25 की 25 राजस्थान में, 10 की 10 हरियाणा में, लोग हर कोई जानना चाहता है, दिल्ली में 7 की 7 दिल्ली में, हर कोई ये जानना चाहता है अभी भी कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि इसमें कुछ हलचल हो रही है, अंडरकरंट कुछ ऐसा। आप पूरे इलेक्शन में, हम ये नहीं कहते कि आप फिगर बताइए, लेकिन अंडरकरंट आपने महसूस किया है कुछ? देखिए सरकार के हक में, सरकार के खिलाफ कुछ? देखिए चुनाव से पहले किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था, अंदेशा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों के दिलों में कोई बात है, कोई उमड़ घुमड़ रहा है, कोई गुस्सा है या कांग्रेस के फेवर में कोई जो है अंडर करंट है, इस बात का अंदाजा नहीं था। और राम मंदिर बना, देखिए ना आप, लोगों की आस्थाएं जागी। हाँ बिल्कुल आस्था जागी उसकी। और एक तरफ तो लोगों को लगा, लोगों ने कहा भी सैकड़ों सालों से राम मंदिर नहीं बन पाया था, इस सरकार ने राम मंदिर बना दिया, तो देखो हम हिंदुओं के लिए बड़े गर्व की बात है, हम लोग सारे धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं हिंदुओं में ज्यादातर, तो लोगों की आस्था, लोगों के जो है ना व्यक्तिगत लोगों का उधर झुकाव दिखाई दिया कि हाँ भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा काम किया, मोदी सरकार ने एक बड़ा काम किया। अयोध्या मंदिर जो लोग सोच नहीं सकते थे, उन्होंने कहा हमारे पूर्वज जो है इस बात का इंतजार करते करते चले गए और हमने जो है अयोध्या मंदिर में, आज भी अयोध्या मंदिर में जितने लोग जाते हैं बताते हैं वहां पैर रखने की जगह नहीं है। सबसे ज्यादा पूरे शहर में सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वहां पे, इतने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वहां पर कोई होटल खाली नहीं मिलता। अगर कोई आदमी बिना बुकिंग के चले जाए तो लोग कहते हैं कभी भी चले जाओ, 12 महीने वहां पर ऐसे हालात हो गए हैं, किसी भी दिन चले जाए वहां होटल खाली नहीं मिलता, कोई धर्मशाला खाली नहीं मिलती।
तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए हमारे देश में लोगों की आस्था कितनी ज्यादा है भगवान में, और लोग श्रद्धालु और लोगों का इसका असर भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा भी मिलता दिखाई दे रहा है जी। लेकिन चुनावों में लोगों का गुस्सा भी था, क्योंकि मुद्दे ही होते वो लोगों के कहीं ना कहीं इग्नोर हुए। इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि मैं जब घूमा फील्ड में तो जितनी स्टेट्स का मैंने नाम लिया, जी डवास जी, मैंने बिहार का, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, दिल्ली का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, तो लोगों को ये कहना था कि राम मंदिर बना है और ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि के तौर पे देखा जाता है इस चुनाव में। लेकिन जो 400 पार का नारा या 370 बीजेपी का नारा है, बोले कि अगर 2019 का परिणाम भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में रिपीट भी कर देगी, एक बार मान के चलते हैं कि बिहार में 40 में से 39 आ जाएंगी, महाराष्ट्र में 48 में से 42 आ जाएंगी, राजस्थान में 25 में से 25 आ जाएंगी, मध्य प्रदेश में 28, 29 जो भी आएंगी, तो गुजरात में 26 की 26 जीती थी इन्होंने। तो जिन लोगों से मैंने बात की, जो एक्सपर्ट हैं, जो राजनीति को जानते पहचानते हैं, नब्ज पहचानते, उन लोगों का ये कहना था कि ऐसा है, राम मंदिर का मुद्दा अगर काम करेगा भी, कर भी गया, तो हिंदी पट्टी में जहां राम मंदिर का मुद्दा काम करना था, वहां पे बीजेपी का वोट शेयर तो बढ़ सकता है, लेकिन सीटें कहाँ है? हाँ, सीटें तो जो भाई अगर कोई 10 में से 10 अंक ले आया तो उससे ऊपर वो कहाँ जाएगा? तो उन्होंने कहा कि सीटें तो बीजेपी की घट सकती है, बढ़ नहीं सकती है। देखिए ये बात, वोट शेयर भले ही बढ़ जाए, देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है जी। जितने राजनीतिक विश्लेषक थे ये बात उन्होंने भी कही जी, बड़े बड़े विश्लेषकों ने ये बात कही, क्योंकि भारत का वोट बैंक हमेशा उत्तर भारत में, मध्य भारत में रहा है जी। तो आखिर इनकी सीटें बढ़ेंगी कहाँ? बीजेपी का वोट बैंक उत्तर भारत, मध्य भारत में, उत्तर और मध्य भारत में इनका वोट बैंक रहा थोड़ा बहुत अब द्वार खुले या खुलते दिख रहे हैं साउथ की तरफ। हाँ, अब दक्षिण में हो सकता है वो केरला में अपना खाता खोल लें, पिछली बार बंगाल में उन्होंने 18 सीटें ली थी, हो सकता है 22-23 ले लें। हालांकि विपक्ष की ओर से ये नारा दिया गया था कि साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ। हाँ, उन्होंने ये नारा दिया था कि साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ जी। लेकिन देखिए नॉर्थ में हो सकता है उनकी सीटें घट जाएं, जैसे हम हरियाणा में देख रहे हैं, हरियाणा में उनकी सीटें घटती दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी सीटों पर आमने सामने का बिल्कुल सीधा चुनाव दिखाई दिया। कई सीटें ऐसे हैं जिन पर हमने विश्लेषण किया तो 5-5 सीटें दोनों के खाते में आ रही थी। 5 भारतीय जनता पार्टी के खाते में दिखाई दे रही हैं और 5 कांग्रेस के खाते में दिखाई दे रही हैं। वो 6-4 भी हो सकती हैं, 7-3 भी हो सकती हैं, लेकिन हम लोगों ने जो दिखाई दे रहा था 4-6 भी हो सकती हैं। तो जो हम लोगों ने विश्लेषण किया, लोगों से हमने बातचीत की, जो सर्वे किया हमने, उसके आधार पर बात करी। कांग्रेस दिल्ली की हम बात करें तो 7 में से 7 सीटें ली थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के बाद उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा, जेल में दिया गया और फिर उसकी जो अंतरिम जमानत हुई, अरविंद केजरीवाल ने जो प्रचार किया, उन्होंने लोगों की नब्ज टटोली, लोगों को अपने साथ जोड़ने में माहिर हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत है वो जब लोगों से बात करते हैं, जब वो भाषण देते हैं ना, तो वो एक नेता के तौर पे दिखाई नहीं देते। आम आदमी पार्टी, वो आम आदमी पार्टी उन्होंने नाम रखा है और वो ऐसा ही लगता है कि वो आम आदमी की बात करते हैं, जुड़े हुए लग रहे हैं, इसीलिए आम आदमी उनके साथ जुड़ता भी है। तो वो लोगों को ये समझाने के लिए वहां पर उन्हें लोगों को समझाया, उस तबके को समझाया जो तबका वोट देता है। देखिए मैंने ये देखा है, जो ज्यादा शिक्षित वर्ग है या धनाढ्य वर्ग है या उच्च वर्ग है या मध्यम उच्च वर्ग है, वो लोग चिंतन ज्यादा करते हैं, वोट कम देते हैं जी। गर्मी में वो लोग छुट्टियां मनाने बाहर चले जाएंगे, वो लोग टीवी पर माहौल देखेंगे, एसी चला के बैठेंगे, एसी से बाहर निकलना नहीं चाहते, लेकिन चिंतन मंथन वही लोग करते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने उन लोगों को साथ जोड़ा जो वोट देने जाता है, जो चिंतन मंथन नहीं करता है, जो वोट देने जाता है, उसको पता है ये क्लास वोट देती है। तो उसका असर मुझे लगता है दिल्ली में भी दिखाई दे रहा है, पंजाब में भी दिखाई दे रहा है और हिमाचल में भी हो सकता है उसका असर दिखाई दे। भारतीय जनता पार्टी
पूरी 4 सीटें जीतेगी या नहीं जीतेगी ये तो कल पता चलेगा। तो कल पता चलेगा। हालांकि वहां आम आदमी की कोई सीट दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन विपक्ष को उसका फायदा मिल सकता है। एक अगर हम पूरे चुनाव की हम बात करें, जब से आचार संहिता लगी और प्रचार शुरू हुआ और उसके बाद 7 चरण की पोलिंग हो गई और कल परिणाम आने हैं, पता चल जाएगा। एक जो संस्था जो सबसे ज्यादा सवालों में घिरी रही, जिसपे सबसे ज्यादा उंगलियां उठाई गई, सबसे ज्यादा शक की दृष्टि से देखा गया, वो रहा चुनाव आयोग। स्वायत्त संस्था है, निश्चित तौर पे अपने तौर पे काम करती है, उस पे किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, वो स्वतंत्र बताई जाती है। मैं कह रहा हूँ बताई जाती है या नहीं है ये तो वो लोग जानेंगे किस तरह से काम हो रहा है। लेकिन सवालों के घेरे में सबसे ज्यादा अब उसको शॉर्ट फॉर्म भी कर दिया, केंद्रीय चुनाव आयोग को केचुआ नाम दिया गया है, केचुआ नाम दिया गया केंद्रीय चुनाव आयोग को। तो वो इस बार सबसे ज्यादा शक के दायरे में रहा, सबसे ज्यादा उस पे उंगलियां उठी, खासकर इंडिया गठबंधन की ओर से। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जयराम रमेश ने की, उन्होंने कहा कि इतनी शिकायतें हमने भेजी। देखिए, चुनाव आयोग पर इसमें कोई शक वाली बात नहीं, बहुत ज्यादा सवाल उठे, उंगलियां उठी। विपक्ष ने ये कहा कि चुनाव आयोग सरकार के हिस्से की तरह काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या और ये सत्ता के जो बड़े नेता हैं वो जातिगत बयान दे रहे हैं, धर्म से संबंधित बयान दे रहे हैं, सब करें, लेकिन चुनाव आयोग उन्हें कोई नोटिस नहीं दे रहा। नोटिस भी गया तो पार्टी अध्यक्ष को गया, उन पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा। नोटिस भी दे रहा है तो मात्र नाम मात्र के लिए पार्टी के नाम पर उन्होंने नोटिस दिया गया और उस पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई, जबकि विपक्ष का कहना था हम लोगों पर सख्ती बरती जा रही है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, हरियाणा की हम बात करें, देखिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जो उनके साथ सरकार में हिस्सेदार रही जजपा, जननायक जनता पार्टी, बल्कि पिछले चुनाव में तो थोड़ा सा सख्ती दिखाई भी थी। चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ पे बैन लगाया था चुनाव प्रचार, बिल्कुल लगाया था, 2 से 3 दिन का बैन भी लगाया था। उनके प्रचार पर बैन लगा दिया गया था। तो आप देखिए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवारों को गांवों में घुसने नहीं दिया, उनका भारी विरोध हुआ, उनको काले झंडे दिखाए गए और यहां तक कि उन लोगों को लगा कि उनके ऊपर हमला हो सकता है। जी। पहली बार मैंने अपने जीवन में देखा पत्रकारिता के कार्यकाल में, चुनाव आयोग ने सरकार को आदेश दिया, डीजीपी को आदेश निर्देश दिए कि उम्मीदवारों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जबकि देखिए, उम्मीदवारों को सुरक्षा मुहैया करवाना, जनता को सुरक्षा मुहैया करवाना, नेताओं को सुरक्षा मुहैया करवाना, ये सरकार का काम है, ये पुलिस अधिकारियों का काम है। ये चुनाव आयोग का काम सिर्फ निष्पक्ष चुनाव करवाना है। चुनाव आयोग ये नहीं कह सकती कि आप इनको सुरक्षा प्रदान करवाएं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने ये आदेश जारी किए। क्या विपक्ष के लिए भी उन्होंने कभी कहा कि विपक्ष को भी इस तरह के सुरक्षा प्रदान कर? तो चुनाव आयोग ने जिस तरीके से अपनी कार्रवाई करी, उन्होंने विपक्ष को मौके दिए उंगली उठाने के। आप टीएन शेषन का समय देखिए, उससे पहले चुनाव आयोग के अधिकारियों को कोई नहीं जानता था, चुनाव आयोग के महत्व को कोई नहीं जानता था हमारे देश में। टीएन सेशन ने सिस्टम, हाँ, अगर भी ऐसा नहीं हुआ। देखिए, चुनाव आयोग की अगर महत्व बना, उनकी इंपॉर्टेंस बनी, तो लोग आज भी टीएन सेशन को याद करते हैं। बिल्कुल, टीएन सेशन के समय में चाहे वो सत्ता का नेता हो, चाहे वो विपक्ष का नेता हो, चाहे वो जनता हो, चाहे वो कोई और हो, चुनाव उसने सिखाया कि नहीं तो पहले करोड़ों रुपया पानी में बहाया जाता था, इतना हो हल्ला होता था, शोर होता था, कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाता था किसी नेता से कितना पैसा। उन्होंने व्यवस्था बनाई, उन्होंने एक व्यवस्था कायम की, नवीन जी। तो इतिहास में उनका नाम लिखा गया टीएन शेषन का। आज भी आप देखिए, उनके बाद कितने चुनाव अधिकारी बदले गए, कितने चुनाव आयुक्त बदले गए, मुख्य चुनाव आयुक्त बदले गए, लेकिन आज भी टीएन शेषन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। अच्छा, अगर हम
एक मतलब एक स्वायत्त संस्था चुनाव आयोग की हम बात कर रहे हैं, उसको लेके सवाल खड़ा। सवाल तो हरियाणा में अधिकारियों की भूमिका को लेके भी बड़े खड़े हो रहे। 10 सीटें हरियाणा ने जीत के दी थी 2019 में, लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही है कि हरियाणा में जो है 11 IAS IPS अफसरों के तबादले की लिस्ट 11 तो DC है। हाँ, 11 DC के तो नाम लिए जा रहे हैं कि 11 DC बदले जाएंगे। 11 DC, एक कमिश्नर, एक ADGP लेवल का आदमी और एक IG लेवल का अधिकारी, और देखिए ADGP स्तर का अधिकारी। अब देखिए उनकी बताया जा रहा है कि लिस्टें तैयार हो रही है, और उन्होंने ये मतलब ये भीतर से खबरें हैं। अब कितनी सही है कि उनके ट्रांसफर जो है रिजल्ट के बाद कभी भी आ जाएंगे सामने, और ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने उस तरीके से काम नहीं किया। देखिए डबास जी, जब भी कोई मुख्यमंत्री बदला जाता है, चाहे सत्ता परिवर्तन हो या उसी सरकार में कोई मुख्यमंत्री बदला जाता है, हर मुख्यमंत्री अधिकारियों को बदलता है। बदलाव हमेशा होता है जब भी मुख्यमंत्री बदल जाता है। हर मुख्यमंत्री अपने विश्वास पात्र लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बिठाता है। बिल्कुल, ये तो जैसे ही मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, गृह सचिव से लेकर बिल्कुल बड़े तबादले होते हैं, जो बड़े तबादले होते हैं वो हमेशा होते हैं। हर मुख्यमंत्री अपने विश्वास पात्र अधिकारियों को लगाता है। हरियाणा में जब 12 मार्च को मुख्यमंत्री बदले गए, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसके तुरंत बाद चुनावों की घोषणा हो गई, आचार संहिता लागू हो गई, और उनको समय नहीं मिल पाया कि वो अधिकारियों को बदलें। हालांकि वो कुछ अधिकारियों को बदलना चाहते थे। चीफ सेक्रेटरी को तो तुरंत प्रभाव से उन्होंने बदल दिया था। जो पहले चुनाव चीफ सेक्रेटरी थे हरियाणा के, संजीव कौशल, वो तो लंबी छुट्टी लेकर के चले गए, और एक IAS अधिकारी ने तो इस्तीफा तक दे दिया नाराज होकर के। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है। ये तो कोई भी मुख्यमंत्री जब बनता है ना, उसको लगता है कि मैं अपने विश्वास पात्र लोगों को लेकर के आऊं। और दूसरी बात, जब वो एक साधारण विधायक थे, ये जो सूचनाएं आ रही है ना, ये रूटीन ट्रांसफर की सूचनाएं, मैं अभी उसी पर आ रहा हूं। देखिए, जब नायब सिंह सैनी MLA थे जी, तो बहुत सारे अधिकारियों ने उनको इग्नोर भी किया हुआ, क्योंकि हरियाणा में ब्यूरोक्रेसी हावी रही, अफसरशाही हावी रही। तो उस वक्त भी ऐसा रहा होगा। वो अफसरों को कहते थे, अफसरों को तकलीफ इस बात की थी, जब वो मुख्यमंत्री बने, वो कुछ अफसरों को बदलना चाहते थे। उनको कहना था कि ये अफसर जब मैं विधायक था, मेरे फोन नहीं उठाते थे, हमारे काम नहीं करते थे, रिस्पांस नहीं देते थे। लेकिन चूंकि मनोहर लाल जी आज भी सुपर CM की तरह काम कर रहे हैं, मनोहर लाल जी ने उनको कहा अभी शांत रहने दो, अभी इनको मत बदलो, क्योंकि वो उनके विश्वास के आदमी थे और चुनाव का समय था। लेकिन चुनाव के समय में जिस तरह से इन्होंने भीतर घात का आरोप अपने विधायकों पर लगाया, इनके उम्मीदवारों ने अपने विधायकों पर लगाया, अपनी पार्टी के अन्य नेताओं पर लगाया, उसी तरह से विश्वासघात का आरोप कुछ अधिकारियों पर भी लगा। वो IAS अधिकारी भी हैं, वो IPS अधिकारी भी हैं, पुलिस के दूसरे अधिकारी भी हैं और कर्मचारी भी हैं। उन सब पर विश्वासघात का आरोप लगा। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने विरोधी पार्टियों के साथ मिलकर के उनका साथ दिया है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का, उनके लोगों का असहयोग किया, उनके साथ सहयोग नहीं किया, बल्कि उनका नुकसान किया है। और मुख्यमंत्री ने तो ये बात कह दी थी कि भाई 4 तारीख तक थारी और उसके बाद हमारी, मतलब 4 तक तो तुम अपनी कर लो, उसके बाद तो हमने करना है जो करना है। तो मुझे लगता है उन्होंने जो ये बात कही थी, उसके तहत अब मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री यानी सुपर CM और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बैठ करके लिस्टें तैयार कर रहे हैं किन अधिकारियों को बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता ने कहा है कि एक DC की ओर से कैलेंडर छपवाया गया, या एक कमिश्नर या DC कौन थे, उनकी ओर से कैलेंडर छपवाया गया और उसमें लिखा हुआ था कि मतदान जरूर करे और परिवर्तन के लिए मतदान करे। अब ये परिवर्तन का अर्थ या तो जो प्रवक्ता साहब है उनसे पूछा जाए कि उन्होंने क्या निकाला, या फिर उस अधिकारी से पूछा जाए कि उसने किस वजह से परिवर्तन के लिए। देखिए, इस तरह के कैलेंडर जो बंटवाए गए हैं, मुझे लगता है निश्चित तौर पे वो अधिकारी तो इस बात के लिए इनकार कर देगा कि भी ये कैलेंडर मैंने नहीं छपाए, नहीं बंटवाए।
या वो परिवर्तन का कुछ और भी नहीं होगा, या फिर परिवर्तन का कुछ और लेकिन अर्थ बताएगा वो। लेकिन वो सरकार के निशाने पर जरूर आ गया अधिकारी। लेकिन अधिकारी को कैलेंडर बंटवाने मुझे ये बात डाइजेस्ट नहीं होती, ये बात पचती नहीं है। लेकिन देखिए, किसी ने भी भले ही षड्यंत्र रचा हो उनके खिलाफ, हो सकता है, तो लेकिन वो सरकार के निशाने पर जरूर आ गया। निशाने पे तो आना ही था। तो इसी तरीके से और भी कई अधिकारी हैं जो सरकार के निशाने पर आ गए, और अब अंदर खाते जो लिस्टें तैयार हो रही हैं, ये सूचना आ रही है कि चुनाव घोषित होने के बाद हरियाणा में बड़े स्तर पर अधिकारियों का बदलाव किया जाएगा, बड़े स्तर पर तबादले किए जाएंगे। 11 तो डीसी बताए जा रहे हैं कि 11 जिला उपायुक्त बदले जाएंगे, 11 डीसी बदले जाएंगे, कमिश्नर बदले जाएंगे, पुलिस के बड़े अधिकारी, आईजी स्तर के अफसरों का नाम आ रहा है कि वो बदले जाएंगे, एडीजीपी का भी नाम आ रहा है कि उनको भी बदला जाएगा। तो देखिए, और नीचे तो पता नहीं कितने कर्मचारी और बाकी कितने अफसर होंगे जिनका तबादला किया जाएगा, कितने फेरबदल होंगे। लेकिन ये क्या सारे चुनाव की वजह से होंगे, चुनाव में असहयोग करने की वजह से होंगे, या कुछ मुख्यमंत्री बदलना चाहते थे, उन्हें भी मौका मिला? ये बड़ा सवाल है। और अब तो जो हमने शुरुआत की थी दोस्तों की, यही रात अंतिम, यही रात भारी, तो निश्चित तौर पे कुछ लोगों के लिए जो जिनका इन इलेक्शनों से सीधे तौर पे कोई वास्ता नहीं है, उनके लिए भी ये रात अंतिम, ये रात भारी वाला जो है वो सिचुएशन ऐसा लग रहा है जैसे मुफीद बैठ रही है। दोस्तों, बहुत सकारात्मक ये विश्लेषण हुआ है, एक समीक्षा हुई है पूरे चुनाव के दौरान, क्या कुछ ऐसा हुआ जिसको याद करना जरूरी था, जिसकी समीक्षा विवेचना करना बेहद जरूरी था। और नवीन जी ने बड़े तरीके से पूरा इलेक्शन ऐसा लगता है जैसे एक बार फिर से आंखों के सामने से घुमा दिया, याद करवा दिया। अब देखते हैं, कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। चैनल 4 न्यूज इंडिया सुबह 7 बजे से आप लोगों के साथ लाइव रहेगा। नवीन जी भी उसमें हिस्सा रहेंगे और हर अपडेट चुनाव से जुड़ी हुई आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सटीक आंकड़े अगर आपको चुनाव के बारे में जानने हैं, लगातार जानने हैं, चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ बने रहिए। मैं फिर से कहता हूं, एक एक चर्चा के लिए हम घंटों मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, और आपका स्नेह हमें मिल भी रहा है, आपका प्यार हमें मिल भी रहा है। इस स्नेह को, इस प्यार को बनाए रखिएगा। मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूं, कमेंट आपके बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके जब राय आती है, आपकी प्रतिक्रिया आती है, आपकी टिप्पणी मिलती है, तो उससे हमारी भी राय बनती है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।